नमस्कार, 4 का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात शिंदे के चक्रकाल में फंसी शिवसेना की, जो लगातार बागी विधायकों की बगावत को रोकने के लिए नए नए पैंतरे अपना रही है। और अब इस मामले में आदित्य ठाकरे ने शिंदे पर बड़ा खुलासा किया है। फिर बात करेंगे हत्या के चक्रव्यूह में फंसी भगवंत मान सरकार की, जिन पर फिर एक बार भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार IAS अधिकारी संजय पोपली के बेटे की मौत के मामले में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे बीजेपी के चक्रकाल में फंसी समाजवादी पार्टी की, जिसे रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी से शिकस्त मिली है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे हिंदुओं के चक्रकाल में फंसे कट्टरपंथियों की, क्योंकि नुपुर शर्मा के समर्थन में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हिंदू देवी देवताओं के अपमान को रोके जाने की मांग कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की। और सबसे पहले बात महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच पलटे उद्धव ठाकरे के खेल की। बागी विधायकों को सबक सिखाने के लिए उद्धव ठाकरे ने एक चाल चली थी, जिसमें उन्होंने शिवसेना से बगावत करने वाले सभी विधायकों के परिवार को मिली सुरक्षा वापस ले ली। लेकिन मोदी ने इस पर ऐसा दांव खेला कि उद्धव का पासा पूरी तरह से पलट गया। मामले में केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप कर 15 बागी विधायकों के परिवार वालों को Y+ सुरक्षा मुहैया करवाई है, जिसके तहत इन विधायकों के घर के बाहर CRPF के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने इन सब के बीच नया ड्रामा शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने अब शिंदे गुट में टूट की खबरें फैलानी शुरू कर दी है और शिंदे कैंप के 20 विधायकों के शिवसेना के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। शरद पवार भी अपनी दांव पर लगी साख को बचाने के लिए एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं, जिससे महाविकास अघाड़ी सरकार को गिरने से बचाया जा सके। एक सबसे अहम बात तो यह है कि शिवसेना में जो हालात बने हैं उसके जिम्मेदार खुद उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन उन पर कलंक ना लगे इसके लिए संजय राउत समेत शिवसेना के सभी लोग बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। और यही संकेत देते हुए आदित्य ठाकरे ने इस मामले में शिंदे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आदित्य ठाकरे ने मुंबई में शिवसेना की रैली के दौरान यह कहा है कि शिंदे को बगावत से पहले उद्धव ठाकरे ने CM की कुर्सी ऑफर की थी, लेकिन तब उन्होंने उसमें टालमटोल कर दिया और फिर 20 जून को बगावत कर दी। अब आदित्य ठाकरे ने अपने इस बयान में सीधे इस ओर इशारा किया है कि उद्धव तो बेचारे हैं, उनका कोई दोष नहीं है, सारी साजिश बीजेपी की है और इसीलिए विधायकों ने बगावत की है। बीजेपी की साजिश है तो क्या शिवसेना के नेताओं के पास यह अधिकार आ गया कि वो बागी विधायकों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करें, सड़कों पर उतरकर गुंडागर्दी कर विधायकों के दफ्तर में तोड़फोड़ करें? और तो और हद तो तब हो गई जब नागपुर में शिवसेना के गुंडों ने शिंदे के पुतले को फूंक दिया। यह है उद्धव की सरकार बचाने का तरीका? ऐसे चलाएंगे महाराष्ट्र? उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर U-टर्न लेकर तो पहले ही गलती कर चुके हैं और अब बागी विधायकों को रोकने के लिए अपने गुंडों को सड़क पर उतार के फिर एक गलती कर रहे हैं, जिसका परिणाम वाकई बहुत बुरा होने वाला है। उद्धव ठाकरे तो अपने ही बिछाए जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन इसी बीच भगवंत मान के लिए एक और मुश्किल पंजाब में खड़ी हो गई है। हाल में पंजाब के सीनियर IAS अधिकारी संजय पोपली को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पंजाब विजिलेंस टीम उनके घर छानबीन के लिए पहुंची। इस दौरान ये घटना हुई, उसके बाद पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। टीम के घर पहुंचने के बाद संजय पोपली के बेटे कार्तिक पोपली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस जब कार्तिक को कमरे में पूछताछ के लिए लेकर गई तो अचानक से गोली की आवाज आई और जब दरवाजा खुला तो वहां कार्तिक पोपली का शव पाया गया और उस शव के आसपास विजिलेंस टीम के अधिकारी खड़े मिले। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि घर से उन्हें भारी तादाद में सोना और चांदी मिला और जब उस बैग को वो निकालने लगे तो कार्तिक ने अपने पिता की लाइसेंसी गन से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कार्तिक की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। विजिलेंस कि तुम लोगों की सारी यूनिफॉर्म उतरे, एक माँ की हाय है तुम लोगों पे, हाय, you see to it and the entire media is most welcome any day to come to me
and see the evidence. Through media, I request the Bar Association to come and stand by us because a young Bar Association member has died. The entire IAS officers team. अगर हम पे केस हुआ है तो कल आप पे भी होएगा. And plus your children's life is also in danger. ये अभी 2 घंटा लगा लो. अभी आए थे, आज मेरे हस्बैंड की पेशी थी. Within seconds इन्होंने ये सब कांड कर दिया. They were forcing for the recovery जो कि है ही नहीं कुछ हमारे पास. झूठे केसेस, झूठे सोना, झूठे चांदी, बस ठूसो मारो. जबरदस्ती पेपर्स पे साइन करवा रहे थे मिस्टर पोपी और IAS cadre to please stand by me and help us because जो हमारे साथ हुए they can be held with you also and आपके बच्चे भी ये कर सकते. लोग जब तक मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा I am not going to wash my hands. कार्तिक की मौत के बाद अब भगवंत मान और उनका पुलिस प्रशासन दोनों ही सवालों के घेरे में आ गया है. जनता के सामने अपने नंबर बनाने के चक्कर में मान कार्रवाई करने का ढोंग कर रहे हैं और बेगुनाहों को प्रताड़ित कर रहे हैं. खालिस्तान की मांग तो उनके राज में पहले ही तेज हो रही है. पंजाब में न जाने कितनी खतरनाक गैंग एक्टिव हो गई है और पुलिस की गुंडागर्दी भी ऐसी हो गई है कि घर में घुसकर एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया गया है. सिद्धू मूसेवाला के केस में तो पहले ही मान सरकार बुरी तरह फंसी हुई है और अब अगर ये आरोप सही निकले और वाकई सरकार के दबाव में पुलिस ने कार्तिक पोपली को मौत के घाट उतारा तो इस बार बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है. जहां भगवंत मान एक नई मुसीबत में फंस गए तो इसी के साथ कल उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें रामपुर और आजमगढ़ पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ गए जिसमें बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर विजय हासिल कर ली. उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने फिर से बम्पर जीत हासिल की है. रामपुर सीट से बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी करीब 42,000 से ज्यादा मतों से जीत गए और सपा के आसिम रजा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. तो वहीं आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भारी मतों के साथ जीत हासिल की है और सपा के धर्मेंद्र यादव साथ ही बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को हार का मुंह देखना पड़ा है. रामपुर सीट पर कांग्रेस और बसपा ने हार के डर से पहले ही अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे और आजमगढ़ में जहां उतारे वहां भी इन दोनों पार्टियों को निराशा ही हाथ लगी. एक नोट करने वाली बात यह थी कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सपा के उम्मीदवार जीत हासिल करते आए हैं. ये माने कि ये दोनों ही सीटें सपा का गढ़ मानी गई हैं, लेकिन फिर भी यहां से बीजेपी की बम्पर जीत हुई जिससे समाजवादी पार्टी का अस्तित्व भी अब उत्तर प्रदेश में खोता दिखाई दे रहा है. नेता प्रतिपक्ष बनकर अखिलेश यादव ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी का काम तमाम करने की चुनौती दी थी, लेकिन यहां तो दांव ही उल्टा पड़ गया. सपा की हार का एक सबसे बड़ा कारण अखिलेश यादव का ओवर कॉन्फिडेंस रहा है क्योंकि सीएम योगी ने दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया है, लेकिन अखिलेश यादव किसी भी सीट के लिए प्रचार करते नजर नहीं आए. जिस तरह से मुस्लिम बाहुल इलाकों में अब बीजेपी ने जीत हासिल की है उसके बाद ये साफ हो गया है कि एमवाई फैक्टर पर चुनाव लड़ने वाले अखिलेश और आजम खां पर मुस्लिमों का भरोसा अब उन पर से उठ चुका है, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है. कांग्रेस और बीएसपी का तो पहले ही अस्तित्व मिट गया है और समाजवादी पार्टी को भी अब यह झटका लगा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है. बीजेपी ने उपचुनाव में जीतकर सपा का सुपड़ा साफ कर दिया. वहीं पैगंबर के अपमान के नाम पर नुपुर को जलील करने वालों को रोकने और नुपुर शर्मा के समर्थन में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं. जिस तरह से हर रोज हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया जाता है, उसे लेकर राजस्थान के अजमेर में शांति मार्च निकाला. नुपुर शर्मा के समर्थन में आवाज बुलंद की गई और एक सबसे अहम बात कि इस मार्च को शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया. ना कोई हिंसा, ना कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करते देखा गया. इस दौरान पुलिस ने 20 एसएचओ और 1000 से अधिक जवानों की तैनाती की थी. महिला संतों ने इस मौके पर साफ कर दिया कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान अब नहीं सहा जाएगा. इसके अलावा मार्च में कई संगठन शामिल थे और अधिकतर आम लोग थे. उन्होंने अपने हाथों में तिरंगा ले रखा था. भाजपा के भी कई नेता कार्यकर्ता साथ थे. साधु संतों ने भी भागीदारी दिखाई. कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया.
इस दौरान 10 ड्रोन कैमरों से शहर में नजर रखी जा रही थी। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में नुपुर शर्मा को धमकी देने वालों, हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वालों और देश को खंडित करने का प्रयास करने वालों पर कार्रवाई की भी मांग की गई। हिंदुओं की ओर से निकाले गए इस मार्च में शक्ति प्रदर्शन तो किया ही गया, साथ ही यह भी दिखाया गया कि अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कैसे किया गया है। हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर अब कट्टरपंथियों को खुली चुनौती दे दी है कि वो नुपुर शर्मा का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ना तो हिंदू डरने वाला है, ना ही चुप बैठने वाला है। ना तो जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार हो रही हिंदू बेटियों का हिंदू समाज शोषण होने देगा, ना ही जिहादियों का जिहाद देश पर हावी होने देगा। और इस बार अगर कट्टरपंथियों की ओर से कोई एक हरकत भी की गई तो हिंदू समाज भी उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।